मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को गुवाहाटी में निवेशकों के साथ इंटरैक्टिव सेशन करेंगे। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों और भूटान के निवेशक भी शामिल होंगे। सीएम इस अवसर पर निवेशकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे और मध्य प्रदेश में निवेश के प्रमुख सेक्टर और उद्योग अनुकूल नीतियों की जानकारी साझा करेंगे। सेशन को रॉयल भूटानीज कॉन्सुलेट के कॉन्सुल जनरल जिग्मे थिनले नामग्याल भी संबोधित करेंगे। निवेश का फोकस नवकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल, चाय, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों पर रहेगा। गुवाहाटी से आयोजित इस इंटरैक्टिव सेशन में डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, जोरहाट, शिवसागर और नामरूप के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिलोंग, अगरतला, आइजोल, इम्फाल और कोहिमा दीमापुर के उद्योगपति भी इसमें भाग लेंगे। हालांकि कांग्रेस इस निवेश यात्रा पर सवाल उठा रही है और सरकार की घोषणाओं को जमीनी हकीकत से दूर बता रही है, लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार निवेशकों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक और भरोसेमंद वातावरण प्रदान कर रही है। राज्य की उद्योग अनुकूल नीतियां और क्लस्टर आधारित विकास मॉडल निवेश को आकर्षित कर रहा है। इसी सिलसिले में पूर्वोत्तर की यात्रा भी काफी अहम रहने वाली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का असम दौरा, गुवाहाटी में निवेशकों के साथ इंटरैक्टिव सेशन, पूर्वोत्तर राज्यों और भूटान के निवेशक शामिल, 1-to-1 चर्चा और निवेश अवसरों पर फोकस, फार्मास्यूटिकल, सीमेंट, चाय, पेट्रोकेमिकल्स और फूड प्रोसेसिंग निवेशकों को उद्योग अनुकूल नीतियों की जानकारी। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट की दृष्टि से हम अपना इन्वेस्टमेंट के लिए पूर्वोत्तर में कल यहाँ रोड शो करने वाले हैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। और पूर्वोत्तर के कई क्षेत्रों में असम और मध्य प्रदेश में व्यापार की बड़ी संभावना है। सभी क्षेत्रों में कल यहाँ के व्यापारियों से बात करके मध्य प्रदेश और आसाम के बीच व्यापार व्यवसाय का संबंध कैसे बढ़े, अलग अलग क्षेत्र में बहुत संभावना। मैं कल सीएम से भी मिलने वाला हूँ। मध्य प्रदेश सरकार मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दोनों राज्यों के और संबंध मजबूत हो, इस दिशा में काम करें। वहीं कांग्रेस ने इस दौरे और आयोजनों पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि बड़ी बड़ी घोषणाओं के बावजूद जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। कांग्रेस का दावा है कि प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। उद्योगों की स्थापना तो हुई है, लेकिन वो चल नहीं रहे हैं। ऐसे में सीएम को चाहिए कि वो असम जाने के बजाय मध्य प्रदेश में बंद पड़े उद्योगों को दोबारा शुरू करने का प्रयास करें, तो वैसे ही लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आसाम दौरे पर गए हुए हैं। यहाँ पर रोजगारों के लिए, उद्योगपतियों को ढूंढने के लिए, उनको व्यावसायिक गतिविधियों में संचालित करने के लिए अच्छा प्रयास है। मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह बेरोजगारी बढ़ी हुई है, उसके हालातों में देखते हुए डॉक्टर मोहन यादव के जो प्रयास है वो पूरे तरह सफल नहीं हो पा रहे हैं। उद्योगों की स्थापना हुई है, लेकिन उद्योग चल नहीं पा रहे हैं। जो उद्योग बंद पड़े हैं उन्हें सरकार दोबारा चलाने के लिए प्रयास नहीं कर पा रही है। तो मेरा तो सिर्फ एक ही सुझाव है डॉक्टर मोहन यादव जी को कि आप यहाँ वहाँ छोटी मोटी जगह, आसाम जैसी जगह पे वहाँ के उद्योगपतियों की बजाय मध्य प्रदेश में जो उद्योग बंद पड़े हुए हैं उनका ही पुनरुद्धार करने का प्रयास करें, तो शायद लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएंगे और मध्य प्रदेश में बेरोजगारी खत्म होने का एक प्रयास हो जाएगा। बहरहाल सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ये पहल निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत है, जबकि कांग्रेस की आलोचना निवेश के असर और पारदर्शिता पर संतुलित दृष्टि देती है। निवेश और राजनीतिक दृष्टिकोण के बीच ये संतुलन आने वाले समय में राज्य की आर्थिक और राजनीतिक तस्वीर दोनों पर ही असर डालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे पूर्वोत्तर से प्रगति। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ाने को लेकर आज असम में है। कह सकते हैं कि निवेश के लिए उनका काफिला पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ चला है। अभी तक वो कैलकाटा तक पहुंचे थे, अब कैलकाटा से भी आगे वो पहुंच गए हैं। पूर्वोत्तर, असम और भूटान तक वो अपनी अप्रोच करेंगे। तो आज और कल 2 दिन उनके, आज वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने वहाँ की जगत प्रसिद्ध कामाख्या माता जी के भी दर्शन किए और कल इंटरेक्टिव सेक्शन उनका होगा। निवेशकों के साथ 1-to-1 करेंगे, रोड शो का भी कार्यक्रम है। और पूर्वोत्तर से बहुत संभावनाएं उनको नज़र आती हैं मध्य प्रदेश में निवेश के लिए। पूर्वोत्तर के कुछ निवेशकों ने रुचि जताई है। कई सेक्टर ऐसे हैं जिसमें दोनों प्रदेश एक दूसरे से यदि कोऑर्डिनेट करें तो बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। सीमेंट के मामला है, चाय का मामला है, एनर्जी का मामला है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है।
ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर दोनों राज्य एक दूसरे से मिलकर निवेश की दिशा में नई तरक्की कर सकते हैं, नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जी का पूरा कल का दिन भी व्यस्त रहेगा और वो असम के साथ साथ भूटान के भी निवेशकों, अधिकारियों, राजनयिकों से बातचीत करेंगे और निवेश की संभावनाएं तलाशेंगे। तो आज एजेंडे में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पूर्वोत्तर दौरे के क्या हैं मायने? निवेशकों को कितना आकर्षित कर रहा मध्य प्रदेश का निवेश मॉडल? मध्य प्रदेश सरकार के निवेश के दावों में कितना दम? कांग्रेस क्यों उठा रही सरकार की निवेश नीतियों पर सवाल? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ हैं बीजेपी की मीडिया पैनलिस्ट मंजरी जैन। मंजरी जी, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के सचिव पवन पटेल जी हमारे साथ हैं। पवन जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी हमारे साथ स्टूडियो में। प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत मंजरी जी आपसे, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक निवेश का एक बेहतर माहौल बना हुआ है और सरकार के प्रयास भी इसमें कमतर नहीं है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार दौरे कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के राजधानी से लेकर जिलों की और अंचलों की खाक छानी। इसके अलावा प्रदेश के बाहर वो निकले और बहुत सारे राज्यों का उन्होंने दौरा किया। विदेश भी वो गए और काफ़ी सारा निवेश लेकर आए और इस समय करीब 30-35 लाख करोड़ के आसपास के निवेश प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के पास हैं। इसी संदर्भ में अब आज और कल वो असम के दौरे पर हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूँ, असम में ऐसा क्या दिखा मुख्यमंत्री जी को कि वहाँ ऐसी उनको संभावनाएं लग रही हैं कि दोनों राज्यों के बीच कुछ बेहतर हासिल किया जा सकता है उद्योगों को लेकर और निवेश को लेकर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लगातार, मैं अभी से बात नहीं कर रही, तब से लगातार हमने मध्य प्रदेश को बेहतर बनाने, बीमारू राज्य से विकसित राज्य की तरफ लाने के लिए हर तरह से प्रयास किए हमारी सरकारों ने। अभी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जब से उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है तब से लगातार मध्य प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने के लिए वो प्रयासरत हैं और हम देख रहे हैं कि लगातार हर क्षेत्र में और हर संभाग वाइज उन्होंने हर जगह कॉन्क्लेव आयोजित की और निवेशक वहां आए और हम लाखों करोड़ों रुपए का जो है वो निवेश मध्य प्रदेश की धरती पर आने को आतुर है, क्योंकि हम करोड़ों रुपए के एमओयू साइन कर चुके हैं। तो ऐसे ही असम में जो संभावित वहां पर जो वहां की विशेषता है, वहां के लोग यहाँ आएंगे और मध्य प्रदेश की धरती को देखेंगे कि वो किस तरह से मध्य प्रदेश पर अपने उद्योगों को स्थापित कर असम और मध्य प्रदेश की संस्कृति को दोनों को मिलाकर कैसे एक अच्छा वातावरण तैयार करके यहाँ निवेश उतार कर औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं। तो आने वाले समय में हमें बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश के अंदर। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बंद मिलें थी उनको भी चालू करने का काम किया है। 1981 में बिना किसी सूचना के जो नेपानगर की जो मिल बंद कर दी गई थी, कपड़ा मिल बंद कर दी गई थी जिसमें लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए थे, उसको भी चालू करने का काम जो है मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। केंद्र सरकार ने उसमें लगभग 470 करोड़ का निवेश दिया और जिससे कि हम उस कंपनी को, उस उद्योग को फिर से पुनर्जीवित कर पाए। दूसरा, अभी हाल ही में हम सबको विदित है कि हुकुमचंद मिल का मामला था और जिसको बिना किसी पूर्व सूचना के उसको भी बंद कर दिया गया था और जिसमें 6000 करीब कर्मचारी जो है वो बेघर हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे और उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई के दौरान कई मजदूरों की मृत्यु भी हो गई। उसको भी मध्य प्रदेश की सरकार ने अति संवेदनशीलता से लिया और उनका जो मुआवजा राशि थी वो दी गई। तकरीबन 464 करोड़ की मुआवजा राशि दी गई और प्रत्येक मजदूर भाई के खाते में 7.7 लाख से अधिक जो है मुआवजा राशि दी गई। तो ऐसे हम देखते हैं तो कई ऐसी मिलें थी जो बंद कर दी गई थी, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी भी थी, शेल कंपनियां, योगीराज जी भाई साहब मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी कंपनियां थी जो सिर्फ कागजों पर चल रही थी
और जो सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए बनाई गई थी तो उनको बंद किया गया। तो अब कांग्रेस उसका नैरेटिव, झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है, बेफालतू में हो हल्ला करना। अब मध्य प्रदेश जो है वो नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में। फार्मास्यूटिकल के मामले में देख लीजिए, जिस तरह से उज्जैन में हम जो मेडिकल डिवाइसेस बना रहे हैं उसमें भी निवेश आया, उसको और आगे बढ़ाने के लिए निवेश आया। पिछले 2023-24 में जिस तरह से हमने निर्यात किया है उसमें पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर आया। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश जो है वो औद्योगिक रूप से आगे बढ़ रहा है, रोजगार की दृष्टि से लोगों को रोजगार उत्पन्न हो रहा है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो हर तरीके, अगर हम पर्यटन की दृष्टि से ही देख लें तो पर्यटन की दृष्टि से भी हमने कई गुना, सैकड़ों गुना जो है प्रगति की है और उसमें भी लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। तो मध्य प्रदेश इस समय जो है वो रोजगार की दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से संपन्न हो रहा है, एक औद्योगिक हब बनने जा रहा है। और कांग्रेस को इसमें तकलीफ, क्योंकि उनको तो कुछ बताने के लिए है नहीं। लगातार उन्होंने सिर्फ जनता का शोषण किया है। बेरोजगारी जो है मध्य प्रदेश को छोड़ दीजिए, पूरे देश में बेरोजगारी का आलम हम सबने देखा है। मध्य प्रदेश की क्या हालत थी, कोई 2 रुपए लगाने तैयार नहीं था। मध्य प्रदेश में सड़कें नहीं थी, कनेक्टिविटी नहीं थी, पानी नहीं थी, बिजली नहीं थी, हर चीज से मध्य प्रदेश जो है वो पिछड़ा राज्य था। तो आज इसको अग्रणी राज्यों में गिनती यदि मध्य प्रदेश की हो रही तो कहीं ना कहीं हमारे सकारात्मक प्रयास रहे, सकारात्मक काम रहे और सरकारों ने पूरी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ काम किया। आज मंजरी जी अच्छी तैयारी करके आई, ऐसा लगता है। पवन जी जो हैं आज ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे, लेकिन पवन जी का जो नेचर है वो बिना बोले रहते भी नहीं है, उनके पास भी तथ्यों की भरमार रहती है। पवन जी, क्या है आपके पिटारे में? नहीं देखिए, पिटारे में नहीं, हम तो हकीकत का, विपक्ष के पास तो पिटारा हकीकत का ही पिटारा रहता है। पिटारा तो समाज सरकार के पास रहता है, जो मंजरी जी ने जिसको खोलने का प्रयास किया है। 18 लाख उद्योग धंधे बंद हो गए, जिसमें 2 उद्योग को चालू करा दिया, तो अपनी पीठ ठोकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कितने? 18 लाख? 52 लाख से ज्यादा नौकरियां चली। ठीक है, 18 लाख 30,000 करोड़ का ऐसे पिछले, आप बोले? हाँ बोलिए। देखिए तो क्या है, 32,000 करोड़ का निवेश ही पहले आया था। भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा महिमा मंडल कर देगी कि लग रहा है जो पिछली हमारी डिबेट हुई थी, जब इनकी इन्वेस्टर मीट हुई थी या इस टाइप का जब कोई नवाचार करती है भारतीय जनता पार्टी, तो उस समय भी यही हुआ था। उस समय ऐसा लग रहा था कि अब पूरा कर्जा जो है, कर्जा सब खत्म हो जाएगा। जितना कर्जा भारतीय रोजगारी कर्जा पूरी खत्म तरह हो से जाएगा, खत्म हो बेरोजगारी जाएगी। पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हम विदेश के लोगों को रोजगार देने में, रोजगार इतना सरप्लस हो जाएगा। मैं तो गारंटी के साथ कहता हूं, आप अपने वहां किसी भी ऑफिस में बोलेंगे तो आप निकालिए शिवराज सिंह चौहान की जो पहली इन्वेस्टर मीट हुई थी, उसका भाषण अभी आप सुना दीजिए, 2 मिनट उसके प्रमुख बिंदुओं को सुना दीजिए, तो मंजरी जी का जो पिटारा था अभी फूट जाएगा वो, कि कितना झूठ बोला गया है। पहले सुना दीजिए पहले इन्वेस्टर मीट में क्या थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को करना कुछ नहीं है। आप एक चीज बताइए, आज कितना कर्जा हो गया है। सिंगल विंडो सिस्टम सिर्फ पेपर में रहता है। उद्योगपतियों को इतना टिपिकल यहाँ की पॉलिसी ऐसी बनती है कि पेपर में तो सिंगल विंडो सिस्टम कर देंगे, लेकिन वो सिस्टम, सिंगल विंडो सिस्टम अप्लीकेबल नहीं होता। उद्योगपति आते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन दे के लुभावने उसमें आकर के एमओयू करके फंस जाते हैं। अनेकों एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ। धीरू भाई अंबानी नॉलेज सिटी के लिए अनिल अंबानी जी को अचारपुरा में जमीन दी गई थी, फिर एक्सटेंशन 3 बार 4 बार 5 बार 4 बार एक्सटेंशन करते रह गए। शायद अब अभी मुझे जो समझ में आ रहा है, जो पता चला थोड़ा बहुत मेरे सोर्सेस से, कि शायद अब वो जमीन वापस उन्होंने एमपीआरडीसी को वापस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को वापस कर दिया शायद। इसी तरह इन्होंने हेलीकॉप्टर बनाने के लिए दिया था, जबकि उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होने के बाद भी एयरपोर्ट के बगल में अनिल अंबानी जी को जमीन दी गई थी। तो ये एमओयू करते हैं, लैंड बैंक दिखाते कि हमारे पास इतना लैंड है, अब इस लैंड लेकर के बैठ जाते हैं। हम कहते हैं कि उसको भी कड़ाई से पालन करना चाहिए कि कोई उद्योग अगर एमओयू करके लैंड को ले लिया है तो अगर 3 साल 2 साल उसकी जो शर्तें हैं उस शर्त में उद्योग स्थापित करे, नहीं तो रवाना करिए उसको, दूसरे उद्योगपति को भेजिए। तो भारतीय जनता पार्टी का इंटेंशन वहां पे है ही नहीं। इनका इंटेंशन जो है सिर्फ विज्ञापन करना, बड़ी बड़ी बातें करना, पेपरों को विज्ञापन से भर देना, ताकि आम जनता को हकीकत ना दिखने पाए। आज ये बताइए, मैं छोटा सा निवेदन पूछना चाहता हूं कि आज हम बड़ा विश्व गुरु का डंका पीट रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन गए हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनने के बाद देश भुखमरी के सूचकांक में 55 से 105वें पायदान पे क्यों चला गया। आज हमारा 81 लाख करोड़ का जो अमृतकाल के चलते कर्जा था, वो 7,36,300 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर्ज हो गया।
उसके बाद विश्व की तीसरी हम सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई। ये हमें समझ में नहीं आता कि हम कर्जा ले लेंगे, उधर विश्व गुरु भी बन जाएंगे, उसमें तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। मोदी जी के जादुई नेतृत्व का कमाल है। हम तो कहते हैं अगर इस तरह का निवेश ग्राउंड लेवल पे उतरे तो हम उसका स्वागत करते हैं। ये वहां रोड शो कर रहे हैं, हम कहते हैं रोड शो मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में करें रोड शो। जितने इंडस्ट्रियल एरिया कॉरिडोर बने हुए उस कॉरिडोर में जाके खुला वहां के जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं उन लोग की समस्याओं को सुने, उसका निराकरण कर दे, तो बाहर के उद्योग लाने से जितना फायदा होगा उतना यहीं के उद्योग कर देंगे। लेकिन हम वो नहीं करेंगे क्योंकि हमें बड़े विज्ञापन करने हैं। अगर मंडी द्वीप में जाएंगे मोहन यादव जी तो इतना कवरेज थोड़ी मिलेगा। गुवाहाटी में गए हैं, वहां रोड शो कर रहे हैं, दिन रात चिंता कर रहे हैं, फिर भी कर्जा बढ़ता जा रहा है। 2022 तक किसानों के दूर नहीं करने, फिर भी किसान आगे। तो इनकी जो चिंता करने का पैमाना और पैरामीटर है वो चेंज हो जाना चाहिए। ठीक ठीक, वो हकीकत में अगर चिंता करने लगे, रोजगार मिलने लगे तो हम स्वागत करेंगे। जितनी घोषणाएं इन्होंने चुनाव में की थी उसको पूरा कर दे तो हम स्वागत करेंगे। ठीक ठीक ठीक। प्रकाश जी, देखिए लगातार मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर प्रयास तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के उन अंचलों तक मीट हुई निवेशकों के साथ जहां कभी लोग जाते नहीं थे, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ये प्रयास हुए। फिर प्रदेश से बाहर एक्टिव हुए मुख्यमंत्री जी, और बहुत सारे स्टेट में वो गए, 1 to 1 की वहाँ के लोगों से, देश गए विदेश गए। तो अब इन सब चीज़ों का कितना आप असर देखते हैं, एक बात। दूसरा, ये जो निवेश प्रस्ताव अभी तक मिले उनकी क्या हकीकत है, क्या वास्तव में सरकार इस दिशा में एक बेहतर स्थिति में बढ़ रही है, और आने वाले समय में ये उम्मीद कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश उद्योग के मामले में एक बड़ा हब साबित होगा? देखिए, हम उम्मीद लगा सकते हैं, बाकी वो तो परिणाम आगे बताएंगे। क्या हो रहा है, सरकार एक तरफा अपना नैरेटिव चलाती है, वो अपनी बात रखती है, उसको साथ में आंकड़े रखना चाहिए। हम शिवराज जी के टाइम से देख रहे हैं, इन्वेस्टर समिट देख रहे हैं, आज कितने धरातल पे हैं वो हमें जानना चाहिए। ये सरकार को बताना चाहिए कि कितना इन्वेस्टमेंट आया, कितने लोगों को रोजगार मिला। जबकि इंटरनेशनल जो अमेरिकन फर्म है मॉर्गन स्टैनली, उसने बेरोजगारी के जाल में फंसने की चेतावनी दी है भारत को। हमें 17.6% की ग्रोथ चाहिए, हम नहीं दे पा रहे हैं। अभी हमारे जून में 7.8% की ग्रोथ दर्ज हुई है। अभी हमें लगभग 8.5 करोड़ लोगों को रोजगार और देना की जरूरत है। तो अभी हम उससे कोसों दूर है। उसकी वजह मुझे समझ नहीं आ रही है कि सरकार इन्वेस्टर्स को मिला रही, मार्केट में डिमांड कितनी है। भाई, एक इन्वेस्टर दूसरे को रिप्लेस कर देगा, वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, तो इन्वेस्टर कहाँ आएंगे? हर स्टेट में इन्वेस्टर्स मीट हो रही है। तो मेन चीज है, इकोनॉमी को यदि हम बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो हमें डिमांड क्रिएट करने के प्रयास करना चाहिए। और सरकार जब इतना रेवेन्यू कलेक्ट करती है पब्लिक से, तो उसका फंड कहाँ जा रहा है? पहले वो वापस जनता में रोजगार क्रिएट करता था। वो कुछ गिने चुने, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि कुछ गिने चुने लोगों के पास एक से कई आय के स्रोत हैं और बाकी लोग उससे दूर हैं, क्योंकि इसमें पारदर्शिता का इस समय पूरा अभाव है। तो सरकार को कारपोरेट पे करे फोकस, कारपोरेट को लाए, उसको फैसिलिटेट करे, उसको वो माहौल दे, अच्छा माहौल दे कि यहां पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। लेकिन उसको कुछ रोजगार खुद भी जनरेट करना पड़ेंगे, जिससे रेगुलर इनकम आए, मार्केट में लिक्विडिटी हो, डिमांड की ग्रोथ हो, तो वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रिस्पांस मिलेगा। नहीं तो वो क्या होगा, जैसे अभी पवन पटेल जी ने बताया कि उन्होंने अपने यूनिट डाली, सक्सेसफुल नहीं हुए, जमीन वापस करके चले गए। दूसरा चीज क्या है, इनको पेनल्टी भी लगनी चाहिए, पेनल्टी भी लगना चाहिए। यदि ये जमीन लेकर वापस क्यों ले रहे हो आप जी, जमीन क्यों ले रहे हो आप? नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ ये शो पीस थोड़ी है हमारे कि समिट हमने दिखाने के लिए प्रचार कर लिया, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं दे पा रहे हो। कुछ साल आपने बर्बाद किए, उन संसाधनों की बर्बादी की ना, आप जमीन रखे बैठे रहे। वो जमीन किसी योग्य, जो उस पे उसका उपयोग करना अच्छे से जानता, उसके हाथ में होती तो कुछ वो प्रोडक्शन दे पाता अपने। ठीक बात जी। और ये मंजरी जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, सरकार की मंशा पर किसी को शक नहीं है, सरकार के प्रयासों पर किसी को शक नहीं है। ये 2-3 सवाल जो उठ के आए, चाहे पवन जी ने चिंता जाहिर की, चाहे प्रकाश जी ने चिंता जाहिर की, और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि अब मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को करीब 1.25 साल का समय हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-4 चीज उनके पास ऐसा एक्सपेरिमेंट के तौर पर यदि बताने की स्थिति में हो, तो सरकार को वो भी बताना चाहिए कि ये हमने प्रयास किए, इतना इन्वेस्टमेंट आया,
और ये हमने कुछ सेक्टर तय किए थे और इनमें हमने अपने रोजगार या इंडस्ट्री का काम शुरू कर दिया। ये भी साथ में बताएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर माहौल और निर्मित होगा। नहीं, देखिए, भोपाल के इन्वेस्टर्स मीट में ही हमने देखा था कि तकरीबन 32,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए थे। और ऐसे जहां जहां भी हम गए, जैसे जब जबलपुर की बात करें तो वहां पे भी 15,000 करोड़ के लगभग निवेशकों के प्रस्ताव आए थे और उसमें से कई लोगों को जमीनें भी अलॉट कर दी गई हैं। तो अभी देखिए, अभी शुरुआती जब हम कोई घर भी बनाते हैं तो शुरुआत में तो हम उसको चीजों को इकट्ठा ही करते हैं, इसके बाद फिर उसकी प्रोसेस होती है। अभी 1.25 साल में जिस तरह से सरकार ने काम किया, मैं समझती हूँ बहुत अच्छे तरीके से काम किया और बहुत गति से काम किया है। आने वाले समय में हमें उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। अगर हम नवकरणीय ऊर्जा के बारे में बात कर लें, अक्षय ऊर्जा के बारे में बात कर लें, तो अभी जो हमारी सरकार का एजेंडा है, जो लक्ष्य है, वो है कि 2030 तक हम 50% से अधिक जो है वो नवकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करें। और हम लगातार जो है जितनी हमको आपूर्ति, उससे अधिक हमारे पास आज बिजली है। वहीं अगर हम पहले की बात कर ले तो पहले हमें पता था बिजली के क्या हाल थे, तो अब हम जो है वो अन्य राज्यों को निर्यात करने की स्थिति में है। तो निश्चित तौर पर इससे जो है राज्य का जो वो बड़े कहना चाहिए कोष बढ़े गए। तो अगर हम 2003 से तुलना करें और आज के मध्य प्रदेश की तुलना करें, पवन जी आ रहा हूं आपके पास। सकल घरेलू उत्पाद की जो था वो 71,000 करोड़ था, आज 6 लाख करोड़ से अधिक हो गए। तो बहुत बड़ा फर्क आ गया है। ये चीजें भी हमको देखना पड़ेंगी। तो लगातार अब शिवराज जी के कार्यकाल की बात आई तो उस समय 1.5 लाख करोड़ के जो है वो उद्योग जो हमारे मध्य प्रदेश की धरती पर उतरे और उसमें तकरीबन 2.5 लाख लोगों को काम भी मिला। तो ऐसा नहीं है कि हमने कुछ किया नहीं, हमने बहुत कुछ किया। आप सोचिए किस स्थिति में था मध्य प्रदेश, जहाँ कोई आने नहीं चाहता था, कोई रोजगार, कोई उद्योग अपना स्थापित ही नहीं करना चाहता था। लेकिन आज निवेशक आ रहे हैं और यहाँ आने के लिए आतुर हैं और यहाँ उद्योग स्थापित करने के लिए आतुर है। और लगातार आप देखिए कि हम जो हमारे जो अभी उनके पवन पटेल जी की तो मुझे आवाज आई नहीं, वो क्या बोल रहे थे, और मुझे सिर्फ यही समझ में आ रहा था कि वो बड़े नाराज हैं, खींच में हैं। तो पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता गण है, पवन जी का ये कहना था कि मध्य प्रदेश के निवेशकों को, मध्य प्रदेश की इंडस्ट्री पर थोड़ा ध्यान सरकार को देना चाहिए। नहीं, वो तो मैंने पहले राउंड में ही आपको सब बता दिया था और आंकड़ों के साथ बता दिया था कि हमने पुरानी मिलों को भी शुरू किया है और जो फर्जी मिलें चल रही थी तो उनको बंद भी किया है पवन जी। और जो कई चीनी मिलों को हमने पुनरुद्धार किया उनका भी। तो ऐसा नहीं है, सकारात्मक काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के सुख के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थोड़ी ना है कि जो कहते हैं वो करते नहीं, तो जो करते हैं वो कहते नहीं। तो कुछ करा नहीं आपने, हमने तो उस बीमार मध्य प्रदेश को आज विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया और अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ। जी पवन जी। मंजरी जी को हमारी पीड़ा, जनता की पीड़ा, जनता का दुख नहीं देखा, उनको खींच दिखी, समझ सोचिए, है ना, मतलब कुछ नहीं समझ है, बस उनको ये समझ में आया कि मैं खींच रहा था, लेकिन उस खींच का इलाज नहीं इनके पास। इनका देखिए ये पूरी झूठों की मेरे पास पार्टी है। नहीं, उनको आपकी आवाज नहीं मिल पा रही थी। जब रहने दीजिए, ये गलत बात, अब आप मत खींचिए, आप मत। नहीं, उनको आवाज नहीं मिल पा रही थी इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। मैं खींच नहीं रही, मैंने नहीं तो आवाज से बोले, हम आवाज देख साथ में मत बोलिए, मेरा निवेदन इतना है। ये देखिए अभी ये बोल रही मंजरी जी ने क्या बोला कि जब शुरू में घर बनाते हैं, अरे 2008 से शुरुआत नहीं है भैया, 2008 बहुत लंबा समय हो जाता है। डबल इंजन की सरकार, फुल स्पीड से, मतलब मोदी 1000 की स्पीड से वोट चोरी करने वाली सरकार चला रहे हैं। इतनी स्पीड होने के बाद भी आपको 2008 से आज बोल रहे हैं कि इकट्ठे कर रहे हैं। 2008 से आज तक आपको कम पड़ रहा समय, कितना समय चाहिए? पहले थोड़ी थोड़ी हाँकते थे कि 2022 में हम किसानों के दुगनी कर देंगे, फिर देखे अरे कांग्रेस, राहुल गांधी, इसको तो जवाब देना पड़ रहा है, तो लंबी फेंकी मोदी जी ने 2027 तक, 4 पंचवर्षीय का झंझट ही खत्म, साला 2047 तक हमने बोल दिया खत्म। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, 100 दिन में काला धन आने वाला था, बुलेट ट्रेन, स्पीड ट्रेन, क्या हुआ उस घोषणा का? सिर्फ बतौलेबाजी और झूठ। कांग्रेस से तो कोई तुलना भारतीय जनता पार्टी की हो ही नहीं सकती है, किसी के काबिल नहीं तुलना के। अभी ये क्या बोलते, शिवराज सिंह चौहान जी के समय 17 लाख करोड़ के प्रपोजल आए थे, 17 लाख करोड़ के, जमीन पर उतरे, वो जमीन पर उतरे सिर्फ 1.5 लाख करोड़। इसका परसेंटेज आप लगा लीजिए, क्या परसेंटेज है? ये एमओयू करने पे क्यों अपनी पीठ ठोकते हैं भाई? जब ग्राउंड लेवल पे उतरे, जब 2 करोड़ रोजगार दे दो,
तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा, स्वागत करूंगा कि 2 करोड़ रोजगार देने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था। मैं स्वागत करता हूं। आप लोग गलत बोलते हो कि सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं, ऐसा करिए ना, ऐसे आंकड़े बोलिए ना। आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जी ने बोला वो आप लोगों पेश करिए ना, वो आंकड़े पेश नहीं करेंगे। अब 18 लाख उद्योग बंद हो गए, 2 उद्योग चालू कर दिए तो अपनी पीठ ठोकने लगे। अरे बेरोजगारी का क्या हाल, पूरे लोग कर्जा ले लेकर कर्जा ले रहे हैं, उसका कोई आंकड़ा नहीं। ठीक है, मैं एक कमेंट ले लेता हूँ प्रकाश जी का। जी पवन जी, ठीक है पवन जी, एक कमेंट प्रकाश जी। झूठ बोलने की आप लोगों ने डिग्री पवन जी, ठीक है पवन जी, झूठ बोलने की डिग्री नहीं, चिल्लाने की डिग्री। ठीक है, एक कमेंट प्रकाश जी का ले लेते हैं। ठीक है पवन जी, आपकी बात आ गई, मंत्री जी की बात आ गई। एक लास्ट कमेंट क्योंकि समय कम है, प्रकाश जी का। प्रकाश जी, बौखलाइए मत। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सरकार के प्रयासों में ईमानदारी दिखना चाहिए। जो हुकुमचंद मिल्स की बात की थी, चूंकि मैंने इस पे स्टोरी की थी, इसलिए मुझे याद है कि वो हाईकोर्ट के सख्ती के बाद मुआवजे उनको दिए गए थे। हुकुमचंद मिल के जो एम्प्लॉइज थे, उसमें कई परिवार तबाह हो चुके थे, उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। मेरा मतलब वो नहीं, ये इन्वेस्टर्स मीट, MSME ये आप कराएं, पर सरकार की जवाबदेही दूसरी तरफ से भी रोजगार क्रिएट करने की है। अभी कुछ दिन पहले आया, युवा इतना निराश है कि PSC की जो परीक्षाएं भी हुई हैं, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिप्टी डायरेक्टर के लिए 70% लोग एग्जाम देने नहीं गए। करीब 2600 के करीब कैंडिडेट थे, 800 से कम लोग गए और उनपे हताशा। 2019 परीक्षाएं कानूनी पचड़े फंस रही हैं, कई पेपर लीक हो रहे हैं। ये भी रास्ते हैं रोजगार क्रिएट करने के, जिससे रेगुलर डिमांड क्रिएट होती है। तो सरकार को ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए, उसका स्वागत है। और मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं बहुत अच्छी चीज है, वो इन्वेस्टमेंट लाएं। जो अभी हम स्वदेशी वाला जो हम अभी प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, हमारे यहाँ इतने छोटे छोटे हस्तशिल्प के वो हैं, उसको मार्केटिंग की जरूरत है। जैसे हमारे CEO की तरह काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, वो उसके इन्वेस्टर्स को तो लाएं, उसके लिए मार्केट भी तलाशें। हमें मार्केटिंग की जरूरत है हमारे के प्रोडक्ट की। तो चारों तरफ से थोड़ा ईमानदारी से प्रयास करें, सब लोग साथ है। सरकार बिल्कुल ठीक है, सरकार उस दिशा में भी काम कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि स्वदेशी और जो कुटीर उद्योग और छोटे छोटे उद्योग हैं, उन पर भी सरकार का फोकस है। एक बात ये जरूर है, देखिए प्रयास हो रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा समय, ये बात ठीक है जैसे पवन पटेल जी ने कहा कि 2008 से आप चले आ रहे हैं, लेकिन हर लीडरशिप को थोड़ा समय देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और अभी 1.25 साल हुए हैं और वो अपने प्रयासों में, चूंकि उन्होंने इंडस्ट्री पर ही फोकस किया है और 2025 जो है वो इंडस्ट्रियल ईयर ही उन्होंने घोषित किया, तो शायद इसलिए ज़्यादा फोकस है। बहरहाल मंत्री जी, आज आपने बड़े लॉजिकली आज आपने बात की, आपके पास बड़े आंकड़े थे। पवन जी, बहुत शांतिपूर्वक आज आपने सुना और शांतिपूर्वक जवाब दिया लॉजिकली। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो बैलेंस किया सक्सेना जी, वो भी कमाल का। तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।